हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स में आपका लगातार वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आपके चैप्टर की बात की जाए तो अभी मैं जब ये वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, अब तक में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये कंप्लीट है। इसमें से हम इनके 3 वीडियोज़ लाएंगे बच्चों। शार्ट क्वेश्चन आंसर मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न साथ में आंसर रहेगा। और बच्चों ये आपके 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिनको आपको तैयार करना है चैप्टर 1, 2, 3 के। ठीक है। यदि मैं आपसे कह दूं कि आंकिक प्रश्नों का सीरीज, तो आंकिक प्रश्न भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक न्यू प्लेलिस्ट बनाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, न्यू प्लेलिस्ट बनेगा। और न्यू प्लेलिस्ट में क्या होगा, उसमें आपका फिजिक्स रहेगा और प्लस केमिस्ट्री रहेगा। तो आप लोग आंकिक प्रश्नों के लिए प्लेलिस्ट में आप देख लेना, उसका सीरीज ही ला दिया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, बोर्ड एग्जाम तक चलता रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम की सीमाएं लिखिए। तो एक क्वेश्चन कभी कभी कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम भी आ जाता है कि कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम क्या है। तो यदि हमारे पास 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 आवेश हैं और उनके बीच की दूरी r है, तब कूलाम साहब ने बताया कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने, 2 आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा r² हो जाता है और F इक्वल यहाँ पर K लगेगा Q1 Q2 बटा r²। यदि SI पद्धति में K का मान कहा जाए तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये बोल दिया गया बच्चों कि हमारे पास एक कूलाम के नियम के आधार पर किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इन्होंने अपने सीमा में क्या बताया, इनकी सीमाएं क्या है कि कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। मतलब 2 बिंदु आवेश हैं उन्हीं के लिए सत्य होगा। कूलाम का जो व्युत्क्रम बल का नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो कि विषम अवस्था में पाया जाता है। तो 2 सीमाएं हैं, तैयार कर लेना। आगे चलते हैं बच्चों। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, पहला तो क्वांटमीकरण होता है, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश संरक्षण का नियम भी होता है और आवेश योज्यता का नियम भी होता है। जैसे क्वांटमीकरण का मतलब ये हुआ, पहला नियम जो आवेश का क्वांटमीकरण, कुल आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस माइनस, ये आपके आवेश की क्वांटमीकरण है। जैसे मान लीजिए कहा गया एक चालक है हमारे पास और चालक में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनकी संख्या n है। तो टोटल जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो टोटल जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टोटल चार्ज जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मल्टीपल के बराबर होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, आवेश इतना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 10 का गुणा करेंगे। 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो 50 का गुणा करेंगे। तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है, यानी गुण है तो आवेश का क्वांटमीकरण होता है, अर्थात Q बराबर Ne होता है। दूसरा आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, मतलब किसी चालक पर जो आवेश है वो नियत रहता है। इसमें जितने धन आयन होंगे उतने ऋण आयन होंगे। जब ये बदलेंगे तो कभी कोई आपका अनावेशित है तो आवेशित बदलेगा, मतलब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित करेगा। तो कहा जाता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, ये केवल स्थानांतरण होता है बस। ठीक है। विद्युत आवेश योज्य, योज्य का मतलब ये होता है कि इस चालक पर जितने भी आवेश हैं उसका मान नियत है। जैसे मैं कहता हूँ कि -Q आवेश है, यहाँ पे +Q आवेश है, फिर -Q आवेश है, +Q आवेश है, Q2 है, Q1 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो इनका टोटल जो मान है वो नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, यही आपके आवेश योज्यता का नियम है। यानी टोटल जो आवेश होगा, कुल आवेश, इनके जितने भी आवेश हैं इनके योग के बराबर होगा। तो 3 प्रॉपर्टी हैं, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश को ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत आवेश योज्य होता है, अर्थात किसी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी पदार्थ पर जितना भी
टोटल आवेश है वो किसके बराबर होगा, अलग अलग जो आवेश है उनके परिमाण के योगफल के बराबर होगा। इसके बाद आपका अगला नंबर है विद्युत फ्लक्स क्या है ना, इसका एसआई मात्रक है क्या। देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देना चाहता हूं, अपनी भाषा में समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, बाहर क्यों जाती हैं। अब इसके सामने आ गया एक आपका चालक तार, मतलब एक आपका मान लीजिए क्षेत्रफल, एक पदार्थ है चालक। अब इससे जितने भी लंबवत निकलेंगी, ठीक है, जितने भी लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए, उनकी संख्याओं को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, जो कि E इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है, E इंटू ए के बराबर होता है। इसको और भी दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने कहा आवेश है, आवेश के कारण इसके चारों विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, विद्युत क्षेत्र जनरेट होने के कारण है भैया यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अब देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर ही कोई चालक तार रख दिया गया, तो जितनी रेखाएं इससे, भाई ये तो बहुत ज़्यादा रेखाएं उत्पन्न करेगा, जो चार्ज है बहुत ज़्यादा रेखाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन बच्चों जितनी रेखा केवल इस चालक से लंबवत जाएंगी, अब कोई ऐसे चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाहर चले गए उससे मतलब नहीं है, इधर चले गए उससे मतलब नहीं है, इससे लंबवत जितनी गुजरेंगी उन्हीं संख्याओं को हम बोलेंगे फाई ई, जो कि उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा और तीव्रता पर डिपेंड करता है। इसका मात्रक यदि आपसे पूछ दिया जाए तो मात्रक आप आसानी से बताओगे। कैसे मात्रक बता सकते हो, जैसे मैंने कहा ई क्या है बच्चों, ई होता है आवेश पर लगने वाला बल और इंटू क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, प्रति आवेश का होता है कूलम। इसका मात्रक भी निकल कर आ गया। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बताया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसके मात्रक की यदि बात की जाए तो मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। यानी विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है बच्चों, उसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आधा उधर लिखा था कि एकांक विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो वही चीज नहीं भैया, जो हमने समझाया वही चीज है। आगे चलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है। द्विध्रुव मतलब अलग अलग दो आवेश हैं और विजातीय है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है। ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू, यहाँ पे मैं प्लस क्यू कर दिया, इसको माइनस क्यू कर दिया, Q1 Q2 है और एक निश्चित दूरी अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर Q1 और Q2 बराबर है, Q1 और Q2 बराबर है लेकिन परिमाण में विपरीत है, विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत पास पास हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोला गया, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, विजातीय है मतलब अलग अलग है, एक में प्लस है तो एक पर माइनस है, अब ये अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो इस निकाय को मतलब इन दोनों को मिला करके, जैसे हमारे पास प्लस और माइनस है, अल्प दूरी पर स्थित है, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी से बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, जैसे इनके बीच की दूरी मैंने कहा 2a है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी गई कि इनमें से कोई एक आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यदि इसका मात्रक यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप मात्रक बताओगे। आवेश का होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा, और दूरी का होता है मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम मीटर। तो ये इसका मात्रक निकल कर आ चुका है, पी का वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक निकल कर आ चुका है, कितना, कूलाम मीटर। ये पी का मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक है, ठीक है। चीजें क्लियर है। मतलब एक जैसे हमारे पास दो आवेश है, विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित है, तब उसके एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने आपको बताया कूलाम मीटर, तो देखो कूलाम मीटर हो गया, इसका SI मात्रक हो गया। भाई सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसे टॉपिक्स हमने कराए नहीं है। हमने लेक्चर कराते समय जैसे आवेश का क्वांटमीकरण एक ही वीडियो में हमने कराया है, ताकि पहले आप उसको अच्छे समझ लो। अभी हमारा रिवीजन क्लास चलता है बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन चलता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण केवल एक ही चीज बताता है बच्चों, थोड़ा समझिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण बताता है प्लस माइनस क्यू, मतलब आपका Ne, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो टोटल जो निकाय का आवेश होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के n का मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, n इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसमें हम n का गुणा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा करेंगे तो टोटल चार्ज का मान आ जाएगा। यानी किसी निकाय का टोटल जो आवेश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में n के मल्टीपल होता है, जहां n क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। यही चीज तो मैंने बताया कि Q बराबर आपका Ne, यानी आवेश के लिए मात्रा Q बराबर Ne हो सकता है। n जहां पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, इससे स्पष्ट है कि स्थिर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, टिप्पणी लिख लिया करो बच्चों। आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और मेहनत भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। किसी चालक है, चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास एक चालक है, ठीक है, ये चालक है जिससे मैंने कहा कैल्शियम से कैल्शियम 2 पॉजिटिव बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सही है। सोडियम है हमारे पास, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बना, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे ही बच्चों जब इस पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मैंने कहा +5 आ गए, 1 2 3 4 6 आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो निष्कासित हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा उसमें 6 का गुणा करेंगे तो टोटल ऐसा मान आएगा जो इससे निकल करके बाहर चला जाएगा। तो यहां पर किसी भी चालक पर प्लस आवेश आने से उसमें द्रव्यमान की कमी होगी, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उतने ही द्रव्यमान की कमी आ जाती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का लगभग कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है बच्चों। अब जैसा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान बता दूं तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम लगभग इतना ही होता है। आप लोग थोड़ा सा देख लेना, गलत होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में मत बताना कि ये सर गलत है, आप लोग भी एक बार मिलान कर लेना। मुझे थोड़ा सा यही मान लग रहा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम लगभग ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो किसी भी चालक पर प्लस चार्ज आने से उसमें द्रव्यमान में कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका द्रव्यमान भी निकलेगा, सिंपल है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके मल्टीपल का द्रव्यमान निकल जाएगा। भाई 10 लोग यदि निकल गए तो खाना खाने वाले 10 लोगों की संख्या में कमी आएगी कि नहीं, सिंपल है, समझ रहे हो ना। यानी आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग निकल जाएंगे तो खाली होगा कि नहीं आपका घर, बिल्कुल है होगा, और वहां से अपना सामान भी ले जाएंगे। तो ये चीज होता है कि भाई उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। जैसे किसी बस में 10 व्यक्ति बैठे हैं और उतर जाएं तो द्रव्यमान में कमी आएगी, ऐसे ही इस चालक पर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उतने की द्रव्यमान की कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के चालक से निकलने के कारण धनावेश हो जाता है। धनावेश, कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तब उस पर धनावेश आता है। अतः चालक को धनावेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए कि कोई भी पदार्थ धनावेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उतना द्रव्यमान कमी आएगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उतने द्रव्यमान की वहां पे कमी आ जाएगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा उतने ही पदार्थ के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। आगे देखो बच्चों, गाउस का प्रमेय क्या है। गाउस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस पर जो वैद्युत फ्लक्स है, यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलती है, तो जितना भी हमारे पास आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बिंदु का, या यहां पर ऐसा लिखो, उस बंद पृष्ठ का लिख लो, है ना। इसको आप थोड़ा सा
काट कर दो, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश या मुक्त निर्वात जिसे बोलते हैं, खुले आकाश की बात करो चाहे निर्वात की बात करो, कि विद्युतशीलता है। ओके, चलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके पहले आपने पढ़ा कि आवेश का पृथक्कृत निकाय कुल नियत रहता है, यानी जो भी हमारे पास कोई भी आप हमारे पास पदार्थ है, तो एक प्रकार से तो आप ऐसा कह सकते हो आवेश ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता, हमेशा नियत रहता है। किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, ये चीज है। जैसे आपके पास कोई चालक है, तो कोई भी चालक उदासीन है, उदासीन का मतलब जितने उसमें आपके ऋणावेश है उतने ही आपके धनावेश है, इसलिए तो उदासीन है। कोई भी पदार्थ उदासीन का मतलब ये होता है बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, यदि आपके पास धनावेश उत्पन्न हो रहा है किसी चालक पर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये बताएगा कि कोई भी पदार्थ है उसमें हमेशा ये, जैसे हमारे पास ये पेन है, इसमें भी परमाणु, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी वस्तु दिख रहा है वो परमाणु से मिलकर बना है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास ये उदासीन है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि इसका टोटल जो आवेश है वो नियत है, बिल्कुल नियत है, जब तक कि इसका हम किसी से घर्षण नहीं कराएंगे। पेन को घर्षण कराने से पेन में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश उत्पन्न होने का रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का लेना या देना। ठीक है, तो यहां पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है किसी भी चालक का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहेगा, अर्थात आवेश नष्ट नहीं होता ना तो उत्पन्न होता है। आवेश योज्यता का नियम क्या है? आवेश योज्यता का नियम क्या है कि कुल जो आवेश है उसके जितने भी पार्ट में उपस्थित आवेश है उनके बीजीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग कहो या बीजीय योग कहो, वही चीज है। ठीक है, विद्युत आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों में उपस्थित विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने वही तो चीज बताया भाई, एक चालक है उसका कुल जो आवेश है उसके भिन्न भिन्न पार्ट पर जितने भी आवेश है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, वायुयान के रबर टायर बिल्कुल मतलब चालक बनाए जाते हैं क्यों? तो यहां पर थोड़ा क्वेश्चन आप सुधारना कि वायुयान के रबर टायर चालक बनाए जाते हैं क्यों। इसके पीछे रीजन है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वायुयान बनाऊं, ऐसे वायुयान बनाता हूं, देखिएगा भाई, आप उड़ा देना वायुयान। ठीक है, ये लो, ठीक, ये आपके ये टायर है। ठीक है, अब ये जो है ये रबर के टायर है, ये जब लैंडिंग करता है ना बच्चों, तो दो यहां पे रहता है और एक आपका आगे रहता है, तो ये भी आपका चालक होगा। ठीक है, ये भी आपका चालक होगा, ये भी आपका चालक होगा। अब होता क्या है, जब ये जमीन पर लैंडिंग करता है, मतलब ये उतरता है, तो ये जब ये तेजी से, भाई आप जानते हो कि बहुत स्लो तो होता नहीं, तेजी से आता है एकदम रनिंग, इसलिए तो लंबा रनवे बनाया जाता है। तो यहां से उतरा और यहां से रनिंग करते हुए आया। जब घर्षण होता है ना बच्चों, घर्षण होता है तो इसमें उत्पन्न होती है आवेश, और यदि ये चालक रहेगा तो चालक है तो इसका जो आवेश है वो कहां चला जाएगा, आपका पृथ्वीकृत हो जाएगा। जब भी मान लीजिए घर्षण होगा, भूमि और टायर के बीच घर्षण होगी, तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब ये चालक है तभी तो इस पे आवेश का स्थानांतरण होगा, यदि ये चालक नहीं है तो आवेश का स्थानांतरण होगा नहीं। इसलिए इसको हम चालक बनाते हैं ताकि इसका आवेश कहां चला जाए, पृथ्वी पर चला जाए। जो भी हमारे पास रबर है उसको चालक बनाए जाने का रीजन ये है कि ये चालक है जिसके कारण इसका आवेश पृथ्वी पर चला जाए और ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि के मध्य घर्षण होने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है। टायर के चालक बनाए जाने के कारण आवेश टायर में न रह करके भूमि पर समा जाता है, इसी कारण से इसको हम चालक बनाए जाते हैं, ये बनाते हैं। रबर टायर यानी जो आपका सबसे निचले हिस्से में टायर लगा रहता है बच्चों, उसको चालक बनाया जाता है ताकि जो भी आवेश उत्पन्न हो वो पृथ्वी पर चला जाए। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन की गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगाई जाती है। इसके पीछे रीजन मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए वाहन जा रहा है, आप लोग देखते हैं ज्वलनशील पदार्थ जैसे ईंधन में आप ले लो, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
ऐसे आप ले लो यूरेनियम हो गया। तो जो ज्वलनशील है मतलब यूरेनियम खतरनाक है, यानी परमाणुीय रिएक्टर में जो प्रयोग किए जाने वाले ईंधन है, इन सब को ले जाने वाले वाहन में सीधा सीधा एक रस्सी नीचे लगा दिया जाता है, क्योंकि जब वाहन मान लीजिए चल रहा होता है तो घर्षण उत्पन्न होती है। आप लोग देखते हैं बच्चों, कभी कभी आप लोग गर्मी के सीजन में तो नहीं कह सकता, लेकिन ठंडी के सीजन में ऊनी कपड़ों में घर्षण से आग जैसे चिंगारी हल्का हल्का चटचट की आवाज आता है, भाई ये आग चिंगारी उत्पन्न होता है, वो घर्षण से उत्पन्न होता है। अब बताइए, जो वाहन है वो तेजी गति से चलता है। अब तेजी गति से चलेगा तो वायु के साथ घर्षण होगी, वायु के साथ घर्षण होगी तो आवेश उत्पन्न होगा। यही आवेश जो है ज्वलनशील पदार्थ को जला सकता है, नष्ट कर सकता है, आग उत्पन्न होगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको हम स्थानांतरित करने के लिए एक रस्सी के माध्यम से नीचे जमीन तक टच कर देते हैं, जमीन तक उसको स्पर्श करा देते हैं, ताकि वो रस्सी के माध्यम से धात्विक चालक का रस्सी बना होगा, मतलब उसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है। तो जो भी बॉडी पर आवेश उत्पन्न होगा उस रस्सी के सहारे से पृथ्वी पर चला जाएगा। कारण वही है कि गति के दौरान भूमि और टायर के मध्य घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण कारण वाहन बॉडी भी आवेशित हो जाते हैं। भाई टायर तो चालक बनाया, टायर का चला गया, खत्म कहानी। अब वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाते हैं। पृथ्वी को स्पर्श करते हुए धात्विक रस्सियों से होकर ये आवेश पृथ्वी पर समा जाते हैं, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं रहता बच्चों। और आखिरी क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यदि काटेगी तो दो स्पर्श रेखाएं होगा और एक ही बिंदु पर दो परिणामी आएगा। भाई आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र रेखा में कि उस पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो तो उसके परिणामी दिशा को व्यक्त करता है। विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या बच्चों, धन से निकलता है, माइनस पे समाप्त होता है। ये सबको पता है कि मान लीजिए हमारा ये प्लस चार्ज है यहाँ पे और माइनस चार्ज है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलकर ऐसे समाप्त होती है, सही है। तो ऐसे ऐसे, अब देखिए यहां से मैं स्पर्श रेखा यदि खींच दूं, यहां से स्पर्श रेखा खींच दूं ऐसे, तो उसके परिणामी को व्यक्त करता है, परिणामी को व्यक्त करता है। लेकिन वहीं पे यदि दो रेखाएं काट दें, यहां पे दो रेखाएं, तो एक परिणामी इधर हो जाएगा, एक परिणामी यहां पे हो जाएगा। तो एक ही बिंदु की दो परिणामी संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर दो परिणामी संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर दो परिणामी संभव नहीं है। यदि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होती है, परिणामी दिशा एक ही होती है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते। इधर का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इधर का आप देख सकते हैं, इधर भी जो बच्चा भैया कि बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं, अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। मैंने वही बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो रेखाएं होंगी, तो दो स्पर्श दिशा होगी, मतलब स्पर्श रेखा होंगी, और दो दिशाएं हो जाएंगी। एक ही बिंदु पर दो परिणामी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इस प्रकार से चैप्टर 1 का हमारा रिवीजन क्लास कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए निरंतर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कि हमारे न्यू ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके वहाँ भी क्लासेस वगैरह जो भी नोट्स वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।